हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल और आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपके एग्ज़ाम की। ठीक है, तो डे बाय डे एग्ज़ाम आपके नियर आता जा रहा है भाई, हार्ड वर्क करें आप लोग। चलिए देखिए, आज वाली क्लास में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। ये एक सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, जैसे आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। जो सेक्शन ए होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करें स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड। तो एल्कोहल की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? हेलोजन एसिड के साथ आपको रिएक्शन करानी है। और इसने पूछा है कि जो ये एल्कोहल आप ले रहे हो ये कौन सा होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा। मीन्स क्या ये एल्कोहल टर्शरी होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए या प्राइमरी होनी चाहिए, और इसका ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो अल्कोहल वाली ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एसिड के इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है, और इस पे अटैक करने के बाद क्या बन जाता है? यहाँ पे ROH2 बन जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाती है। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, और जिसके बाद आपके पास R पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इट मीन जो ये R है आपका, ये किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? कैटायन के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है। और कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? आई थिंक आप क्वेश्चन पे पहुंच गए होंगे, आंसर कहाँ तक आएगा वो आप समझ गए होंगे। तो कैटायन, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। समझ आई बात? तो अब आप इसका ऑर्डर इजीली लगा सकते हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका टर्शरी अल्कोहल है ना, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है दैट कार्बन अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो सी वाला आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देन बी होगा, क्योंकि बी सेकेंडरी है, और जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका प्राइमरी है। योर आंसर इज बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है DNA फिंगरप्रिंटिंग मीन्स द। DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? क्या सीक्वेंसिंग द न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA, सीक्वेंसिंग द न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA, क्या ये होगा? या फिर सीक्वेंसिंग द बेसिस प्रेजेंट इन डबल हेलिक्स, क्या ये होगा? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन DNA फॉर अ पर्सन, ये अलग ही दिख रहा है। ठीक है, कि जो यूनिक सीक्वेंस एक पर्सन के DNA में होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो किस में मिलती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग में मिलती है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहते हैं कि कंपाउंड है A, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C3H8O, and react completely with 2 moles of HI to form X and Y। और वो 2 मोल ऑफ HI के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एक X बना देता है और एक Y बना देता है। Y इज बॉइल्ड विद एक्वस एल्कली फॉर्म Z। अब जो ये Y है, जब आप इसको एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है? Z बनाता है। Z आंसर्स दी आइडोफोम टेस्ट, और Z क्या देता है? Z आइडोफोम टेस्ट देता है। द कंपाउंड A इज, तो कंपाउंड A आपका क्या होगा? देखो HI अगर आप जानते हो, इन्होंने कहा है कि इसके 2 मोल किससे रिएक्ट कर रहे हैं? HI से रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए आपके पास जो ऑप्शंस है ना, या तो वो ईथर हैं या फिर वो क्या हैं? अल्कोहल हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है ईथर को पढ़ते हुए, ईथर में 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है इसकी प्रिपरेशन जो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, और सेकंड नंबर पे क्या है? इसका क्लीवेज। ईथर का जो क्लीवेज होता है HI की प्रेजेंस में, एक ये 2 रिएक्शन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो HI आपको दिया हुआ है, इट मीन इस फॉर्मूला में क्या है? कोई ईथर है। ठीक है, आपको 3 कार्बन का एक ईथर बनाना है, बस सिंपल सी बात है। देख लो 3 कार्बन का ईथर यही पॉसिबल है। मिथोक्सी इथेन, क्या होता है मिथोक्सी इथेन? ये तो हो गया मिथोक्सी, और इथेन का क्या मतलब है? कि 2 कार्बन की एक चेन और लगी हुई है। ये लो 3 कार्बन इसी के अंदर है, क्योंकि ये तो इथोक्सी इथेन है। यहाँ पे तो 4 कार्बन हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन क्या है? A है। आप आगे कुछ आपको नहीं भी आता है ना, XY का आपको कुछ नहीं मालूम, Z का आपको कुछ नहीं मालूम, तब भी आप आंसर यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अभी देखिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा द कॉमन नेम फॉर पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड का आपको कॉमन नेम बताना है।
डाइओइक मतलब 2COOH ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो ग्रुप है ये कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं और 5 कार्बन का ये एसिड है। तो आपको पता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के लिए एक ट्रिक होता है हमारे पास, ओम्स गैप, है ना, ओम्स गैप। और ओ को आप 2 लिखेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा एस पे, और 5 नंबर पे आपका जी आ जाएगा, देन ए आ जाएगा, और उसके बाद 7 नंबर पे आपका पी आ जाएगा। क्या मतलब है, ये नंबरिंग क्या शो कर रही है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो कर रहा है। इट मीन ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास 5 कार्बन है वो कौन सा है, ग्लूटेरिक एसिड है। ठीक है, ये पेंटेन डाइओइक, देखो फर्स्ट वाला ऑक्जेलिक एसिड है, ये वाला आपका मेलोनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड, जी पे क्या आएगा, ग्लूटेरिक एसिड, ए पे आएगा एडिपिक एसिड, और पी पे आएगा पाइमेलिक एसिड। तो ये वाले होते हैं, ओम्स गैप से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काइनेटिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहते हैं कि अगर किसी रिएक्शन का 75% 32 मिनट में हो रहा है तो उस रिएक्शन का 50% कितने टाइम में होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 2.303/T लोगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होती है। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको तो टाइम कैलकुलेट करना है ना, टाइम निकालना है। तो आप टाइम को इधर रीअरेंज करें, T इज इक्वल टू 2.303/K log ऑफ, और यहाँ पे आ गया वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या आ गया, लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तक समझ आ गई बात। चलिए अभी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है 75% 32 मिनट में हो रही है, तो टाइम पता चल गया ना आपको। पहली वाली रिएक्शन में टाइम के प्लेस पे आपने पुट किया 32, देन 2.303/T log ऑफ। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रखोगे, अभी 75% बोला है तो परसेंट वाले क्वेश्चन में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 रखना है, और लेफ्ट रिएक्टेंट क्या रखोगे, 75% कंप्लीट हो चुकी, तो कितना रिएक्टेंट बचा है, 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आ गया। समझ आ गई बात। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से। उसने पूछा है 50% रिएक्शन कितने टाइम में होगा, तो आप कहो कि टी टाइम में होगा, और 2.303 यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ठीक है ये क्या आएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा के log ऑफ, यहाँ पे रखो 100, 50% कंप्लीट हो चुकी तो रिमेनिंग कितना है 50 है, और यहाँ से इसको सोल्व कर दो। देखो ये कंटेंट तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 25 से 100 काटोगे 4 आएगा, 50 से 100 काटोगे 2 आएगा, तो इधर बच गया आपका 32, इधर आ गया अपॉन में टी, और log 4 0.60 होता है, log 2 0.30 होता है। सोल्व कर दें 16 आंसर आपके पास आ जाएगा। बेसिकली इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास टेक्निक है ना तो मेरे ख्याल से मुझे इतना एक्सप्लेन करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लगाएं इसको, और अगर नहीं हुआ है आपसे तो फिर मेरे को आप बताना, फिर मैं आपको डिटेल में ये चीज़ कराऊंगी कि कैसे आप ये क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पे ये आपको कॉलम को मैच करना है, तो आपको क्या लगता है, ये ऊपर दिया है डेल पी और अपोन में है P0A, ये किससे रिलेटेड है, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करना चाहिए। यहाँ से अगर समझ नहीं आया अगला देख लो, के बी है, और के बी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, तो डेल टी बी यही वाला होगा ना, मतलब बी पार्ट आपका किससे आएगा, 1 से रिलेट करेगा। जो बी है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 से, तो B1 यहाँ पे भी है और B1 यहाँ पे भी है। मीन्स या तो आपका आंसर ए है, ऑप्शन ए, या फिर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आयोटा दिया हुआ है, आयोटा आई किससे रिलेट कर रहा है, रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइड टू एक्चुअल मोलर मास, मतलब सी का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, सी का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपसे ये भी नहीं हुआ है तो के एफ वाला देखो, के एफ डेल्टा टी एफ के साथ ही तो रिलेट करेगा, तो भाई आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। कार्बन टेट्रा क्लोराइड हैज़ अ डाइपोल मोमेंट, देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, और यहाँ पे ना वेक्टर की अगर आप
मोमेंट देखोगे तो अलाइनमेंट देखोगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वेक्टर की अलाइनमेंट ऑपोजिट होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाती है, जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जीरो, मतलब ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड था। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि इनमें से कौन सा बाइवेलेंट एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है। तो बाइवेलेंट मतलब सब पे ही 2 पॉजिटिव चार्ज है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मैंगनीज 2 पॉजिटिव के पास 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, n×n+2। ठीक है, बोहर मैग्नेटन। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मैंगनीज के पास है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी किसकी ज़्यादा होगी, मैंगनीज की ही ज़्यादा होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन इन प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ए वर्सेस टाइम एस। देखो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोला है और टाइम एस बोला है, और कहता है इसका स्लोप क्या आएगा। अब भाई अगर ध्यान है आपको, ये टाइम है एक्चुअली, ये सेकंड में दिखाया हुआ है, जो आप टी भी लिख सकते हैं, टाइम टी भी। तो इन्होंने कहा है कि स्लोप क्या होगा। तो भाई अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती ना तो यहाँ पे लॉगरिथम आता, लेकिन इसमें लॉगरिथम उन्होंने दे थोड़ी ना रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के साथ रिलेट करो। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई और इसका जो स्लोप होता है वो -k होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, स्लोप -k होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास एक एसिड क्लोराइड RCOCl। ये देखिए एसिड क्लोराइड है और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। बिल्कुल ध्यान आ जाना चाहिए, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड किस में बनता है, रोजनमंड रिडक्शन में बनता है, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है आपका कौन सी रिएक्शन में, रोजनमंड रिडक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, IUPAC नेम लिखना है आपको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करना ही क्या है, ये स्ट्रेट वाली ही लॉन्ग चेन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से आपके फंक्शनल ग्रुप को नंबर पहले मिल जाए। तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, 6 कार्बन की आपके पास लॉन्ग चेन है। और जिसमें 5th पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। तो 5 क्लोरो देख लो किसमें है, अरे वाह, एक ही ऑप्शन है आपके पास, जस्ट 5 क्लोरो हेक्सेन 2 बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अभी तक तो ऑप्शन आपके सामने भी नहीं है, और बेसिक स्ट्रेंथ किसकी पूछेगा, ये अमाइन की पूछेगा डेफिनेटली। ठीक है, कहाँ से आएगा ये क्वेश्चन, अमाइन से आएगा। तो अमाइन में देखते हैं अभी बेसिक स्ट्रेंथ आप क्या बताते हैं। ये देखिए एक है आपके पास एनिलीन, एक है आपके पास पैरा नाइट्रो एनिलीन और एक है आपके पास पैरामिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। भाई ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे देखो क्या हो जाएगा, ये रहा आपका NH2, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, यहाँ आपका CH3 जो कि रिलीजिंग ग्रुप है। इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग, और रिंग की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो जो टॉलिन है ना, ये सॉरी पैरामिथाइल एनिलीन जो है, यही आपका सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए किसमें है, ये रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है आपका, पैरामिथाइल एनिलीन। ठीक है, और उसके बाद आपका नॉर्मल एनिलीन आएगा और फिर आपका ये आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास एक असर्शन रीजन, सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ठीक है, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या, हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम है ही नहीं, तो जिसकी वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये करेक्ट है। उसके बाद कहते हैं सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बिल्कुल, जो ये इसके जो मोनोमर होते हैं वो बीटा डी ग्लूकोज ही होते हैं, लेकिन ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात के साथ रिलेट नहीं करती है कैसे भी। ठीक है, मतलब दोनों करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ये ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन इथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन का आपका एक एल्डिहाइड, ये है आपका इथेनॉल, और बेंजल्डिहाइड क्या है, ये रहा सी बेंजीन पे CHO ग्रुप। अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, तो किसकी तरफ जाएगा, इथेनॉल की तरफ, इधर नहीं होएगा अटैक। तो आप इसने कहा है कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, करेक्ट, ठीक है, बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव ही होता है। उसके बाद कहता है इथेनॉल इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, हिंडर्ड कौन था, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल में तो भीड़ भाड़ है ही नहीं, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया, मतलब असर्शन ट्रू है, असर्शन करेक्ट है, और जो रीजन है वो फॉल्स है, तो वो वाला आप इसका स्टेटमेंट देख लेंगे, सी ऑप्शन। आगे देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये माइनस साइन का मतलब आप समझते हो क्या, जो डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन होती है ना, ये उसको शो कर रहा होता है। तो इन्होंने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, क्या ऐसा ही है क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इसके अंदर होगा क्या। एक तो बोल रहा है हाइड्रोलिसिस, मतलब जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर है, और दूसरी बात 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 पे ब्रोमो ऑक्टेन है ये, पर 2 पे लगा हुआ है ब्रोमीन, इट मीन सेकेंडरी नेचर है। तो भाई जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, ये SN1 और SN2 के लिए इक्वली ही रिएक्टिव होते हैं लगभग, तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट चेक करना होता है, और क्योंकि उसने वाटर बोला है, तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक, कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक, तो इसमें कौन सी रिएक्शन लगा करती है, SN1 रिएक्शन इसके अंदर होती है। तो इन्होंने कह दिया इन्वर्जन होगा, नहीं भाई, क्योंकि SN1 में तो तीनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है, क्या रिटेंशन भी हो सकता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक कर सकता है, या फिर इन्वर्जन होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सकता है, और ऐसा भी है कि इक्विमोलर मिक्सचर हो जाए, ठीक है, दोनों साइड से इक्वल अटैक हो जाए, तो रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल है। तो इसकी पहली बात को आप गलत ही मानेंगे, ये रॉन्ग है। जबकि जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या बोला इसने, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज अ प्रोडक्ट इन SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर कार्बोकेटायन की बात कर रहा है, नीचे SN2 कह रहा है, तो ये भी क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, डाउट हो भी सकता है मे भी थोड़ा, बट अकॉर्डिंग टू मी तो ये दोनों ही चीज़ें फॉल्स होनी चाहिए, और ऐसा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चलो मैं ही इसको एक बार चेक करूँगी, इसको अभी रहने देते हैं, फिर बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इन एल्कोहल इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्या एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन sp3 कार्बन पे होती है, बिल्कुल करेक्ट है, ये कार्बन जो है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके करेक्ट है ये बात, ट्रू। उसके बाद कहते हैं द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल COH इज 10°.28 क्या इतना होता है क्या बॉन्ड एंगल, ये तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है, जबकि यहाँ तो आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, तो नॉर्मल तो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये कैसी है, फॉल्स है, इसका ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन थे हमारे पास, जो कि सेक्शन A से मैंने लिए हैं एक पेपर से। होप दैट कि आपको समझ आ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई करना, और मैं इसका जस्ट अभी देख के आपको मैसेज करती हूँ कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का रहना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, तो आपने तो 10 मिनट ही लिए होंगे इसको करने के लिए, ठीक है बेटा, तो हार्डवर्क करें। थैंक यू सो मच।